हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर सीरीज़ के 20वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, एक सिंगल टॉपिक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने का हमसे जो पूछा गया, दैट इज़ हिज थॉट्स ऑन सोसाइटी एंड हाउ ही थिंक्स अबाउट सोशल। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज अ वेरी लर्नड मैन। मतलब इनका जो एजुकेशन है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इवन ही हैज़ लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, माइनॉरिटी, एजुकेशन, लेबर, स्ट्रेटिफिकेशन, कई सारी चीज़ों को इन्होंने पढ़ा। एंड ये बेसिकली ये ऑल्सो विक्टिम बने थे उस समय की अनटचेबिलिटी या जो कास्टिज्म चलता था। तो बीइंग फ्रॉम अ बैकवर्ड क्लास बैकग्राउंड, इन्होंने जो सीखा एंड इसके बाद जब वो गए इंग्लैंड की सोसाइटी में, तो इनका जो थॉट्स में चेंजेस आए एंड ही अंडरस्टूड कि कैसे कास्टलेस सोसाइटी बन सकती है। तो इन्होंने अपनी एक सोशल थॉट दिया कि नाउ दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। ठीक है, या सोशलिज्म इन्होंने अपने तरीके से प्रतिपादित किया। लेटर ही वॉज वेरी मच कन्विंस्ड विद द बुद्धिज्म, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो क्रिटिक थे ऑब्वियसली कास्ट सिस्टम के। ये ही इन्होंने कास्ट सिस्टम को इंडिया का या सोशल जस्टिस या प्रोग्रेस का बिगेस्ट ऑब्स्टिकल कहा। क्यों कहा होगा? ऑब्वियसली रीज़न क्या होंगे कि भैया कास्ट सिस्टम आता है तो क्या होता है कि देर इज़ अ डिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट। व्हेन देर इज़ अ डिवीजन, कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। जब कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है तो क्या होगा? देयर विल बी वेस्टेज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आप शेयर ही नहीं कर रहे हो। दूसरा, इन्होंने बोला कास्ट सिस्टम को इंटर कास्ट मैरिज, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म, इन तीनों से हटाना चाहिए। अगर मतलब सिंपल अगर तरीके से बोला जाए कि इन्होंने क्या तरीका दिया कि कास्टिज्म जो आज का है वो कैसे कैसे हट सकता है। पहला उन्होंने बोला कि एक्सोगेमी करो। दूसरा उन्होंने बोला कि आप एजुकेट करो। अब इन्होंने एक बहुत खतरनाक लाइन बोली थी दोस्तों, वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड देन इन्होंने बोला सोशल रिफॉर्म्स करो। सोशल रिफॉर्म्स कैसे, उन्होंने आगे थॉट्स पे दिए हैं। एंड उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर ही वॉज वेरी पर्टिकुलर इन मैटर ऑफ व्हाट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको याद होगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड देन उसके बाद अलग अलग डिफरेंट आए, एंड देन फाइनली क्या कहते हैं 2005 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें उन्होंने एजुकेशन तक में इसको रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई दलित एजुकेशन एंड राइट्स के लिए। इन्होंने कलाराम टेम्पल मूवमेंट शुरू किया, महत सत्याग्रह भी शुरू किया। एंड बेसिकली ही हैज़ समहाउ ट्राइड टू टेक अ कंट्री फ्रॉम दिस पोजीशन टू देयर। नाउ व्हेन आई से दिस पोजीशन का मतलब है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन है, इन एजुकेशन है, नॉन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनजस्टिस है। सोशल तो ऑलरेडी हमने कास्ट में बोल दिया, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ हैं। इसको लेके वो ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जो कि कास्टलेस हो। इसके लिए उन्होंने बोला वन मैन। दोस्तों, उन्होंने बोला था वन मैन, मैं तो प्रीचर हूँ भैया वन पर्सन का, इसमें आप वुमेन भी जोड़ लीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला वन वैल्यू, सर्वधर्म संभाव जैसा ही उन्होंने कुछ बोला, एंड वन वोट। ठीक है, याद रखिएगा ये हुज आइडिया वाज दैट, डॉक्टर बी राम अम्बेडकर जी का था। दूसरा उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सीधे के सीधे कास्टिज्म जो था उसके अगेंस्ट में बोला कि ये एग्जिस्टिंग कास्ट ऑर्डर से, जो उस समय के तात्कालीन कास्ट ऑर्डर थे, उसको उससे ये बिल्कुल वास्ता नहीं रखते थे। इन्होंने बोला कि वी शुड कैरी आउट सोशल सॉलिडारिटी प्रोग्राम। एंड कहीं ना कहीं इसी को लेकर के वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी स्टार्ट में सपोर्ट में थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ये गांव में जो फैली इनइक्वालिटी है उसको हटा सकती है। फिर उसके बाद इनका जो फर्म बिलीफ था, ही हैज़ अ फर्म्ड बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इनको बहुत भरोसा था। एंड देन अल्टीमेटली ही हैज़ बिकम फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, राइट। तो ये जो सोसाइटी है इसको वो लेके जाना चाहते थे, एक ऐसी सोसाइटी जो कि कास्टलेस हो। इन एजुकेशन को वो चाहते थे कि विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हम एजुकेशन दें।
नॉन डेमोक्रेटाइजेशन में चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी हो। इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, वो मानते थे कि अगर हम एजुकेशन दे देंगे एंड देन पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये जो इनइक्वालिटी है ऑलरेडी चली जाएगी। तो इनका अगर हम सिंपल बोलें कि एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एनी फॉर्म, ये एक्सप्लॉयटेशन किस फॉर्म में हो सकता है? इकोनॉमिक फॉर्म में हो सकता है, पॉलिटिकल फॉर्म में हो सकता है, सोशल फॉर्म में हो सकता है। एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एनी फॉर्म इज द इसेंस ऑफ सोशलिज्म। अगर हम एक लाइन में भीमराव अंबेडकर जी के पूरा थॉट को कंप्लीट करें तो दिस इज द कंप्लीट सोशलिज्म दैट इज प्रीच्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप ये जो असेसमेंट है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको पसंद आया और ये आपके आजकल के आंसर्स की डिमांड है। मैं जैसे क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस डेज के, लगभग अब आपसे वो एक स्टेप एक्स्ट्रा चाह रहे हैं, हम इसमें आपको 3 से 4 स्टेप एक्स्ट्रा देंगे कि लो ना यार, लिखो और पाओ मार्क्स, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी को लेके बात करते थे, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, हिंदू कोड बिल उन्होंने 1955 में, आपको याद होगा, जिसमें पहली बार इक्वल राइट्स मिले थे। एंड आज तो BNS आ रहा है, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हो रही हैं। फिर उन्होंने बात किया कि देयर शुड बी अ स्टेट सोशलिज्म। ये आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, ये उससे मिलता जुलता है, बिकॉज ये जो बात कर रहे हैं ये कम्युनिज्म के बियॉन्ड बात कर रहे हैं। बिकॉज एडवोकेटेड मिनिमम वेजेस आपको मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फेयर लेबर पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ये जो सारी बातें दोस्तों कहीं ना कहीं गांधी जी से मिलती जुलती हैं, याद रखिएगा। आपको कल को पूछे कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी में सिमिलैरिटीज़ क्या है, तो आप उसको लिए भी तैयार रहो। अगर दोनों में डिफरेंसेस पूछे तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एजुकेशन, ऑब्वियसली यार, कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर कौन है? एजुकेशन है। आपको कभी भी कुछ भी इंप्रूवमेंट बोले, आप किससे शुरू करिए? एजुकेशन से, ठीक है। एंड ये जो फेमस लाइन है आपको याद होगा दोस्तों, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, कि आज का आपको सोशल रिफॉर्म लाने के लिए ये 3 स्टेजेस उन्होंने बोला कि आप एजुकेट करो, एजुकेट से उनके मन में एजिटेशन आएगी, और एजिटेशन कैसे हो? ऑर्गेनाइज्ड हो, जिससे आएगा क्या? फाइनल स्टेट विल बी चेंज। ये मूवी थी, बताइए कौन सी? मेरी तो फेवरेट है, 12th फेल मूवी का ये लाइन है। फिर उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर लिया, उन्होंने न्यू बुद्धिज़्म प्रतिपादित किया, हिंदू सोसाइटी से वो बाहर हो गए, या नवयान बुद्धिज़्म या न्यू बुद्धिज़्म, सेम। डेमोक्रेटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एंड इन्होंने कई सारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी लेके कहा। कहीं ना कहीं इसके प्रिंसिपल्स आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ओमनिसिएंट है, हर जगह आपको दिखते हैं। एंड इवन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी अगर मैं बोलूँ तो देयर इज़ अ वेरी बिग रोल ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का। तो अगर हम कंक्लूड करें दोस्तों कि ये इरेडिकेटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, सोशल जस्टिस इंश्योर करने की बात करते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, अफर्मेटिव एक्शन और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो ओवरऑल ये आई थिंक कंटेंट जो है दोस्तों, अगर आप इसमें थोड़ा सा गांधीयन पर्सपेक्टिव भी जोड़ दें कि कैसे इन दोनों के बीच सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी है, एंड उस समय की सोसाइटी से कनेक्ट कर दें, तो ये आपका जो कंटेंट है 2 से लेकर के 15 मार्क टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड है। ये कुछ अच्छे सवाल हैं दोस्तों जो इसमें पूछे गए। इलस्ट्रेट सोशल थॉट्स ऑफ अम्बेडकर, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया। व्यू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इन व्हाट? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। सोशल में क्या? अनटचेबिलिटी का रिमूवल हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक्सोगेमी आप प्रमोट करो। पॉलिटिकल में क्या? वोटिंग राइट्स यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज हो, आपको क्या हो? पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, रिप्रेजेंटेशन हो। एंड देन इकोनॉमिक में वो बात करते हैं क्या? कि आपको मिनिमम वेज दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ें अगर बांट लेते हैं तो आपके पास हेडलाइंस रहेंगी, एंड देन आप इस तरीके से आंसर एक एक लाइनर को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छा सवाल था दोस्तों, ये CGPSC 2023 का सवाल है कि डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों अगर मैं होता तो आई वुड हैव स्टार्टेड विद BR अम्बेडकर। यार उनका ये सपना था कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, और हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अभी आगे यहाँ तक जाना है, ठीक है। और ये 10 नंबर का सवाल है दोस्तों। 10 नंबर के सवाल में आप सिंपल, अगर आपके पास बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव डालने का मौका होता है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें बेसिकली कितनी लाइनें मिलती है? 17 लाइनें,
इन 17 लाइन को अगर मैं बांटूँ तो 3 लाइन मेरी इंट्रोडक्शन की हो गई, 8 से 9 लाइन हो गई मेरी मेन बॉडी की, जिसमें मैं इस तरीके के बुलेट पॉइंट्स डाल दूंगा, तो आप पहुंच गए 12 लाइन में। 2 लाइन में मैं दे दूंगा एक प्रोबेबल सॉल्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, रिफॉर्म्स या रिपोर्ट्स, एंड देन मैं 2 लाइन में कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन पसंद आया हो। ये आपके लिए हो गया बोनस कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को शेप करने का जो काम है वो कौन करती है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life. It is the spirit. Its spirit is always the spirit of age. तो ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है दोस्तों, जो कि मैं चाहता हूँ आप ऐसे में यूज़ करिए, पेपर 3 में यूज़ करिए, पेपर 6 में यूज़ करिए, जहाँ मन करे वहाँ पे यूज़ करिए। एक आपके लिए सवाल है दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आखिर गांधी जी और क्या कहते हैं अम्बेडकर जी में सबसे बड़ी डिसिमिलरिटी क्या थी? आई होप दोस्तों आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं अगली क्लास में।